नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, आज एक मरतबा फिर हम आपके सामने स्टार्ट ऑफ द वीक की हाजिर हैं तमाम उन मौजूआत को लेकर जो कि इस वक्त बाइस बहस बनते हैं हर सूरत से। सबसे पहले कोविड सिनेरियो की जरा बात कर लें, क्योंकि बहुत मिक्स्ड सिग्नल्स तमाम इतराफ से मौसूल हो रहे हैं। पाकिस्तान स्पेसिफिक देखा जाए तो 77% तो जो कोरोना वायरस से मुतासिर पेशेंट्स थे, मरीज थे, वो रिकवर कर चुके हैं। तो लिहाजा बहुत अच्छी रिकवरी हमें पाकिस्तान स्पेसिफिक एटलीस्ट नजर आ रही है। ख्वाह वो अस्पताल में जो दाखिल हुए हुए मरीज हों उनकी तादाद हो, या वेंट्स पर जो मरीज हैं उनकी तादाद हो, इमरजेंसीज अस्पतालों की या आईसीयूज के सिनेरियो हों, हर तमाम इतराफ से हमें ये नजर आ रहा है कि एक रिलैक्सेशन है और यहाँ तमाम जगहों पर उस तरह की आमदोरफ्त नहीं है मरीजों की, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि अब से इवन 15 दिन पहले थी। तो खैर ये एक इंडिकेशन तो इन चीजों की हैं और साबित होता है इस चीज से कि पाकिस्तान स्पेसिफिक चीजें काफी बेहतर हैं। ऑल्दो अगर लार्जर स्केल पे या ग्लोबल सिनेरियो में देखा जाए तो आज नाजरीन परेशान कुन तौर पर दुनिया भर में सबसे ज्यादा जो कोविड पेशेंट्स की टैली है वो रिकॉर्ड हुई है। दुनिया के तो ये ट्रेंड्स हैं, हर जगह वन प्लेस और दी अदर दूसरी वेव भी कोविड की कहीं पर री इमर्ज होती हुई नजर आ रही है, बेशतर अक्सर और बेशतर जगहों पर, जिनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे जो ममालिक हैं वो भी शामिल हैं, जिन्होंने लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन की जब लिफ्ट करने के बाद दोबारा से एक री इमर्जेंस अब नजर आ रही है। और हमारे केस में भी नाजरीन बहुत कुछ अक्सर और बेशतर डिपेंड करता है ईद उल अजहा पर लगाए गए एसओपीज पर और उनके अच्छे अमल दरामद पर, या उनके अमल दरामद के सिनेरियो पर। अगर अच्छा अमल दरामद होगा तो यकीनन हमारी ये सिचुएशन बेहतर होगी, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ईद उल फितर जैसे कोई हालात रहे एसओपीज के हवाले से तो गालिबन वी कैन गेट वर्स फ्रॉम हियर। डॉक्टर जफर मिर्जा भी नाजरीन बात करते हुए आज जब नजर आए तो उन्होंने ये तो एक बात की कि ऑप्टिमिज्म दिखाने के लिए गालिबन ये अगर प्री मेच्योर वक्त है या नहीं है, क्या हमें इस चीज पे इतना खुश होना चाहिए, इस चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए कि हमारे केसेस की तादाद कम है। वाकई ये बहस जायज है कि इज दिस प्री मेच्योर ऑप्टिमिज्म और नॉट। लेकिन दूसरी तरफ अगर टेस्टिंग के हवाले से बात करें तो टेस्टिंग के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये अकेला मयार नहीं है या अकेला क्राइटेरिया नहीं है जिससे ये नापा जा सके कि कोविड की तादाद पाकिस्तान में कितनी है और पेशेंट्स की क्या हालत है। जैसे कि उन्होंने, जैसे मैंने अपने रिमार्क्स में भी मजीद कहा, जफर मिर्जा साहब ने भी इसी तरफ निशानदेही की थी कि हॉस्पिटल्स, इमरजेंसीज, आईसीयूज, वेंट्स, इनकी जो सिचुएशन है, इन इतराफ से जो रिलैक्सेशन नजर आ रही है, बेसिकली उसको भी देखने की जरूरत है। खैर, ऑपोजिशन की अपनी जगह पर जो उनका मौकफ है वो वैसे ही कायम व दायम है। ऑपोजिशन का ये कहना है कि क्योंकि टेस्टिंग कम हो रही है तो इस वजह से रिपोर्टेड केसेस कम हो रहे हैं। और आज पंजाब के हवाले से भी अगर बात कर लें तो यहाँ पर भी एक अलार्मिंग हमें ये टैली जरूर नजर आई है कि 90,000 से तजावुज कर गए हैं पंजाब में इस वक्त केसेस। ये केसेस तो हमारे सामने अब मौजूद हैं, लेकिन फिर भी एक हुकूमती पॉलिसी पर नाजरीन बात करना जरूरी होगा व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान स्पेसिफिक, क्योंकि जो एक बैलेंस इख्तियार करने की कोशिश की गई थी मईशत में और लाइव्स में, जिंदगियां बचाने में, क्या वो हमारे केस में काम कर पाई है? क्योंकि दुनिया में अक्सर और बेशतर तो कोविड के कुछ ट्रेंड्स अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में यकीनन तसल्ली बख्श हालात हैं। इससे कोई दूसरी राय इस बारे में नहीं हो सकती है। एक बात ये भी हमें ज़ेरे गौर रखनी चाहिए कि रैंडम टेस्टिंग या एसिम्टोमेटिक जो मरीज हैं उनकी टेस्टिंग एज सच हो नहीं रही है। सिर्फ उनकी टेस्टिंग हो रही है जो सिम्टोमेटिक हैं, और अगर उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में कोई शख्स आता है जो कि एसिम्टोमेटिक हो तो उसको जरूर टेस्ट किया जाता है, लेकिन रैंडम टेस्टिंग एसिम्टोमेटिक लोगों की नहीं हो रही है। पहले मौजू पे तो आज हम तफसील से इस पे बात करेंगे। दूसरे मौजू पे नाजरीन, क्योंकि आजकल इस वक्त जो खास तौर पर जो सियासी मंजरनामे में एक बहुत बड़ी बहस का बायस बना हुआ है ये मौजू, इसके ऊपर इसलिए बात करना जरूरी होगा क्योंकि वजीर आजम की काबीना में जो तमाम SAPMs थे उनके हवाले से वैसे भी एक बहस जारी थी कि क्या उनके असासाजात हैं, उनकी नेशनैलिटीज क्या हैं, वगैरह वगैरह। इस बहस को वंस एंड फॉर ऑल इस हद तक तो खामोश कर दिया गया है क्योंकि ओवर द वीकेंड एक अनप्रेसिडेंटेड मूव में खास तौर पर जब हमने हफ्ते के रोज ये देखा कि बाकायदा पब्लिक कर दिए गए हैं तमाम जो SAPMs हैं उनके असासाजात और उनकी नेशनैलिटीज। 4 नाजरीन जो SAPMs हैं वो ड्यूअल नेशनल हैं, और जब ये डिबेट नाजरीन होती थी तो होती थी अनइलेक्टेड और इलेक्टेड नुमाइंदों की रिप्रेजेंटेशन पर जो कि काबीना में है। जब हम अनइलेक्टेड कहते हैं तो उसमें भी मजीद बाइफर्केशन हो जाती है जो ये SAPMs हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इलेक्शन लड़ चुके हैं लेकिन इलेक्शन हारे हैं और वो SAPMs अब मौजूद हैं बतौर SAPMs काबीना में, जैसे उस्मान डार हैं या नदीम अफजल चंद साहब हैं।
कुछ दीगर ज्यादातर अक्सर व बेशतर जो इसमें से लोग हैं वो हैं जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो कि बेसिकली इलेक्टोरल प्रोसेस से उस तरह से उनका अमल दखल नहीं है। तो खैर वो उनकी तादाद वैसे ज्यादा है। तो अब बात नाजरीन काफी चीजों की करेंगे। ये भी एक वैसे परेशान कुन चीज जरूर रही कि कुछ SAPMs के पास जिनके पास रेजिडेंस परमिट्स थे उनको भी इस तनाजुर में पेश किया गया एज इफ दे आर ड्यूअल नेशनल्स, हत्ता कि दोनों बातों में काफी फर्क है। अपोजिशन भी आज इसी मूड के साथ असेंबली या पार्लियामान में आई कि इस मौजू पे जो है वो गर्मा गर्म बहस हो और इस मौजू को उठाया जाए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। कॉन्स्टिट्यूशनली भी नाजरीन बात करना जरूरी होगा, क्योंकि ये बात दुरुस्त है बिल्कुल कि जो ड्यूअल नेशनल्स हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते बिल्कुल इस वक्त तक एज ऑफ नाउ इन पाकिस्तान, लेकिन SAPMs लगाने पर कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग आईन पाकिस्तान के तहत अगर बात करें तो कोई कदगन मौजूद नहीं है। अगर इसमें हम कोई यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं तो वो आइन का तकाजा है। आइन में अगर हम कोई बदलाव चाहते हैं तो वो पार्लियामेंट के थ्रू और पार्लियामानी वोट के थ्रू यकीनन मौजूद है और वो ऑप्शन अपनी जगह है कि वो किया जा सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ इसमें कोई प्रॉब्लम आईनी तौर पर नाजरीन मौजूद नहीं है। खैर बात अब ये करेंगे कि क्या इन तमाम तनाजुर में जो ये तमाम ड्यूअल नेशनल्स हैं जिनके हवाले से अक्सर व बेशतर ये जो डिबेट है ये जन्म लेती है, और वजीर आजम इमरान खान के जो माजी के भी उनका एक पर्सपेक्टिव था इस मामले पर या इस उमूर पर, उसको भी काफी अपोजिशन जो है वो डिस्कस करती हुई नजर आती है इस मौजू पर। तो ये बात करेंगे कि क्या ऐसे में जब कॉन्स्टिट्यूशनली कोई कतगन नहीं है तो टेक्निकल एक्सपर्टीज हासिल की जा सकती है इन ड्यूअल नेशनल से। और तीसरे मौजू पे नाजरीन अपोजिशन में होने वाले राब्तों की एक मरतबा फिर से चहमगोइयां बाज़गश्त हर तरफ नजर आ रही हैं, खासतौर पर लाहौर में। कल तो हमने देखा बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ, और आज बाकायदा तौर पर बिलावल हाउस लाहौर में PMLN का जो वफ्द था वो तशरीफ लाया और उन्होंने बाकायदा पीपल्स पार्टी चेयरमैन से मुलाकात की। कोई डेट तो नाजरीन तय ना हो पाई, लेकिन ये जरूर तय हो पाया है फिलहाल कि APC का इनेकाद ये तमाम जमातें मिलकर ईद उल अजहा के बाद करेंगी। खैर अब ये बात करना होगा कि क्या कोई मुख्तलिफ हिकमत अमली इन दोनों बड़ी जमातों की तरफ से हो सकेगी या नहीं। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी मुसलसल इनसे मीडिएट भी इन दो जमातों से करते हुए नजर आ रहे हैं और इनसे अपने गिले शिकवे भी बरमला करते हुए नजर आते रहे हैं जब उनको लगता था कि इनकी तरफ से मौसर हिकमत अमली या मौसर कोई ब्रेन स्टॉर्मिंग नजर नहीं आ रही, कोई कदम उठाते हुए ये लोग नजर नहीं आ रहे। और साथ साथ जो ट्रस्ट डेफिसिट है नाजरीन, क्या इन दो जमातों में, दो बड़ी जमातों में दूर हो पाएगा इस मर्तबा, ये भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या अपोजिशन ये इरादा कर पाएगी कि उन्होंने पार्लियामान में कोई हुकूमत के खिलाफ मूव लाना है, या फिर पार्लियामान के बाहर वो कोई अगर एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहते हैं, क्या इस हवाले से ये कंफ्यूजन दूर हो पाएगी। शहबाज शरीफ साहब का भी एलिमेंट, अपोजिशन लीडर उनका भी एलिमेंट बड़ा जरूरी होगा इसमें, क्योंकि वो मुसलसल तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो बीमार हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी जमात की तरफ से भी मुसलसल ये बातें सामने आ रही हैं। तो लिहाजा उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो एक तरह से अभी भी इट इज स्टिल अ क्वेश्चन मार्क कि आया वो किस हद तक पार्टिसिपेट करेंगे भी या नहीं करेंगे, या सिर्फ टेलीफोनिक हद तक ही जनाब शहबाज शरीफ से राब्ते रह पाएंगे। इन तमाम अमूर पर नाज़रीन बात करने के लिए वी जॉइंड बाय अ वेरी पर्टिनेंट गेस्ट पैनल। मैं पहले फौरन तारुफ कराऊं, फिर तीनों मौजूआत पे इन तमाम का रुख करते हैं। याकूब शेख साहब नाज़रीन हमारे साथ तशरीफ फरमाए, पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं आप बराए इकोनॉमिक अफेयर्स और मेंबर कौमी असेंबली PTI से। तो हमारे पैनल में आज अपनी जमात की भी और गवर्नमेंट की पर्सपेक्टिव जो है वो हमारे साथ रखेंगे। थैंक यू याकूब साहब, आपने हमें वाया स्काइप ज्वाइन किया है। फैसल करीम कुंडी साहब नाजरीन हमारे साथ तशरीफ फरमाए, डिप्टी स्पीकर, साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बड़ी प्रोमिनेंट आवाज, अपनी जमात का पर्सपेक्टिव इन तमाम मौजूआत पर हमारे साथ रखेंगे। थैंक यू फैसल साहब, यूर विद अस ऑन स्काइप एज वेल। और आमिर व्यास साहब नाजरीन हमें वाया फोन कॉल थ्रू आउट हमारे साथ रहेंगे, हमारा साथ देंगे अपने तज्जिए तबसरे के साथ, सीनियर सहाफी, और उनसे हम इन तमाम अमूर पे न्यूट्रल उनके पर्सपेक्टिव जानेंगे। थैंक यू आमिर साहब फॉर ग्रेसिंग द पैनल। बाकायदा आगाज करते हुए याकूब साहब पहले तो आप अगर फरमा दें, ये जो कोविड की सिचुएशन है पाकिस्तान की हद तक तो बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, 77% रिकवरीज, एटलीस्ट अगर हम हॉस्पिटल्स के हालात देखें तो वहां पर जरूर एक हमें रिलीफ नजर आ रहा है, एक रिलैक्सेशन जरूर नजर आ रही है, लेकिन दुनिया भर में सेकंड वेव भी री इमर्ज हो रही है, इससे भी कोई इनकार नहीं है। और आज तो डॉक्टर जफर मिर्जा भी कह चुके हैं कि गालिबन ये जो ऑप्टिमिज्म है जो कि हम कोविड के हवाले से शेयर कर रहे हैं पाकिस्तान में, हो सकता है कि ये प्री मेच्योर हो, कब्ल वक्त हो। तो इस पे अब आपका क्या मौक़िफ़ है? ये जो पॉलिसी रही है इकोनॉमी और लाइफ के दरमियान एक बैलेंस स्ट्राइक करने की,
اور افغان ٹرانزٹ ریٹ کے حوالے سے بھی آپ نے جیسے مجھے بتایا بھی تھا کہ کچھ پیش رفت کافی اہم ہے، تو وہ بھی اس کنٹینیوٹی میں ڈسکس کیجیے گا، اور کووڈ کے حوالے سے بھی ذرا اسٹریٹجی بتائیے گا۔ اپوزیشن تو مسلسل تنقید کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو مونا، دونوں بڑے اہم سبجیکٹ آپ نے بتائے۔ دیکھیں پہلے تو کورونا کی جو صورتحال ہے پاکستان میں الحمدللہ اتنی جو انٹینسٹی ہے اس کی وہ اب نہیں ہے، بٹ یہ کہ ہم اس سے بے خبر بھی نہیں رہ سکتے اور ہم اس کو ایزی بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ اگر گلوبل سینیریو پہ آپ دیکھیں تو اس وقت بھی بڑی تباہی مچی ہوئی ہے، اور کچھ کنٹریز میں ایسے کہ سینکڑوں کے حساب سے اموات ابھی بھی ہو رہی ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو ایک فیز ہے یہ اوور ہے، اور یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے کہ یہ ری ایمرج بھی ہو سکتی ہے۔ تو جیسے پرائم منسٹر صاحب نے بھی ابھی 2 دن پہلے یہ فرمایا کہ ہمیں احتیاط کرنی ہوگی، خاص طور پہ جو ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ آگے عید قربان کے اوپر لوگوں کا ملنا ملانا ہوگا، منڈیوں میں جانا ہوگا، رشتہ داروں سے ملنا ہوگا، تو اس میں پھر اس جو وبا کے جو بڑھنے کے جو احتمال ہے وہ زیادہ ہے۔ تو گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ایس او پیز کو پوری طریقے آبزرو کرتے ہوئے ہم اپنی باقی ایکٹیویٹیز کی طرف جائیں، لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم اس کو یہ سمجھیں کہ یہ وبا اب اوور ہو گئی ہوئی ہے اور ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ نہیں، ہمارے لیے مشکل ابھی بھی باقی ہے، اس کا خطرہ ابھی بھی باقی ہے، اور یہ ملٹیپلائی ہونے والی ایک بیماری ہے، اور دنیا میں اس کا انجام ہم دیکھ چکے ہیں کہ 6 لاکھ سے زیادہ اموات ہو چکی ہوئی ہیں، اور 1.8 ملین سے زیادہ جو ہے لوگ اس سے افیکٹ ہو چکے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہمیں رادر 14 ملین سے زیادہ گلوبلی لوگ اس سے افیکٹ ہو چکے ہیں، اور پاکستان میں بھی اس کی جو انڈسٹری ایک فیز پہ رہ چکی ہے، تو ہمیں اس سے ایزی نہیں لینا ہوگا۔ ایس او پیز کو آبزرو کرتے ہوئے باقی آپ نے جو ہمارے معمولات ہیں اس کی طرف ہمیں آنا ہوگا، وہ اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے۔ آپ نے اسی سوال کے دوسرے حصے میں افغان ٹرانسٹ سے متعلق جو فرمایا، دیکھیے یہ ایک بڑا عجیب صورتحال تھی کہ ہم دیکھ رہے تھے پوسٹ جو کورونا کی جو یہاں پہ صورتحال پاکستان میں جب یہ ہوئی، اس کے بعد سے بارڈرز بند کر دیے گئے، اور وہ ظاہر یہی تھا کہ اپنے عوام کو، اپنے لوگوں کو بیماری سے بچانا ہے، اور پھر اس کا جو ایک ظاہر نتیجہ یہ ہوا کہ جو ٹریڈ آن دا وے تھی، جو شپس آن دا سی تھے، وہ پہنچے یہاں پہ افغان ٹرانسلیٹ کے مال کے ساتھ، اور پھر اس کو جب بارڈر بند تھی تو اس سے ایک بیک لاگ اکٹھا ہو گیا، اور ایک صورتحال ایسی ہو گئی کہ بارڈر کے بند ہونے کی وجہ سے کنجیشن ہو گیا، اور پھر ہم ایس او پیز کو آبزرو کر رہے تھے جس کی وجہ سے اور ایک کمپلیکیٹ ہو گئی صورتحال، اور پھر ایک ٹائم ایسا آ گیا کہ تقریباً 8,000 کنٹینر جو اس وقت ہماری جو بارڈرز کے اوپر اور پورٹ کے اوپر موجود تھے، پورٹ میں تو کم ہے لیکن بارڈرز کے اوپر اراؤنڈ 6,000 کنٹینر ہمارے موجود ہیں۔ تو اس میں پرائم منسٹر صاحب کی انسٹرکشن کے اوپر اسپیکر صاحب نے انیشیٹو لیا، اور پھر ایک ٹاسک فورس قائم کی گئی، اور اس کی 2-3 میٹنگ جیسے کہ پیچھے ہوئی ہیں، نہ صرف اس افغان ٹرانسلیٹ کے اوپر بلکہ جو چمن بارڈر ہمارا اس وقت کلوزر ہے، وہاں کے جو لوکلز ہیں انہوں نے وہاں پہ بائیکاٹ کیا ہوا، تو اس کو بھی ہم ایڈریس کر رہے ہیں۔ تو کل پرسوں سے جو گاڑیاں موو ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ اس میں ایک مطلب وہ روانی شروع ہوئی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو بیک لاگ ہے انشاءاللہ اسی رفتار سے چل رہا ہے، میں سمجھتا ہوں 3-4 روز میں یہ کلیئر ہو جائے گا۔ تو یہ وہ ٹریڈ کا ایک حصہ تھا جو افغانستان ہمارا، یہ بات تو درست ہے کہ پاکستان میں جو شروعات ہوئی ہے اس کے پھیلنے کی تو وہ بارڈر ایریا سے ہی ہوئی ہے۔ دیکھیے ہاں، وہ ایران کی طرف سے جو زائرین آئے تھا، جو ایک فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کافی ملٹیپلائی ہوا تھا پاکستان میں۔ اب ہم اگر یہ کریں کہ ٹریڈ اگر ہم بند کر دیں گے تو دنیا میں میرے خیال میں سب ٹریڈ بند نہیں ہے، ہر جگہ پہ دنیا میں چل رہا ہے، آلدو کہ اس سے کافی افیکٹ ہوا ہے کہ وہ جو ایک نارمل پوزیشن آف کورس کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ ہم اگر اپنے نیبرنگ کنٹریز کو دیکھیں تو وہ تقریباً اس وقت جو سٹک ہے ان کی جو بزنس ہے، خاص طور پہ اگر انڈیا اور ان کنٹریز کی آپ دیکھیں تو ان کے پورٹس بھی چوک ہیں۔ تو اب ہماری الحمدللہ پورٹس بھی چلتی رہی تھرو آؤٹ دس کرائسس، اور پھر اس کے بعد جو بارڈر کے اوپر جو صورتحال تھی اس کو یعنی ہم نے اوور کم الحمدللہ کر لیا ہے، اور اب یہ موومنٹ شروع ہو گئی ہے۔ تو اب ہمارا جو ایک کوشش ہے ہماری کہ اپنے نیبرنگ کنٹری افغانستان کے لیے جو سہولیات پیدا کریں، اور پرائم منسٹر صاحب کی جو ویژن ہے کہ بیانڈ افغانستان بھی ہم نے پہنچنا ہے، تو وہ سلسلہ الحمدللہ ہم نے دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ تو یہ اپنی ایکسپورٹس تو الحمدللہ ہماری چل ہی رہی تھی، وہ چند دن کے لیے رکی تھی، اور پھر اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے اس کا نوٹس لیا تھا، تو وہ اب آج 2.5 مہینے ہو گئے کہ وہ ریگولیرٹی کے ساتھ وہ چل رہی ہے، اس میں کوئی دشواری نہیں آئی، بٹ یہ ٹرانزٹ ٹریڈ کا ایشو تھا جس کو اب ہم نے جا کے ایڈریس کیا ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ آپ نے اسٹریم لائن کی ہے، لیکن اس میں بھی وہی گزارش ہے کہ سر ایس او پیز کی آبزرویشن یہی بہت بڑا ایک اصل میں پری ریکویزٹ ہوگا جو کہ آپ کو آبزرو کرنا ہوگا۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو مجھ سے محبت اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ کنڈی صاحب آپ فرمائیے گا، فیصل کریم کنڈی صاحب، یہ جو کیسز کم ہونے کا ایک آرگیومنٹ ہے جو کہ حکومت دیتی ہے، آپ کی جماعت کیوں آیا اس سے متفق نہیں ہو پاتی؟ ذرا ایکسپلین کیجئے گا، کیونکہ ظفر مرزا صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹنگ کا بیسکلی کرائٹیریا نہیں ہے، ٹیسٹنگ کی وجہ سے نہیں کہا جا رہا کہ کیسز کم ہو گئے ہیں، ٹیسٹنگ تو واقعی ایسمپٹومیٹک لوگوں کی نہیں ہو رہی ہے۔ جن چیزوں کو معیار بنایا جا رہا ہے وہ ہے ہاسپٹلز کی سچویشن اور وہاں آمد و رفت مریضوں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں مونا، جیسے آپ نے بات کی اور شیخ صاحب نے بھی اس پہ ایک تفصیلی بات کی، دیکھیں آپ نے کہا، ظفر مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ بات تو درست ہے کہ آپ کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی آپ نے کم کی ہے، آپ نے ٹیسٹ کم کرنا شروع کر دیے ہیں، آپ نے جو ایئرپورٹ پہ جو آپ کی ٹریفک آ رہی ہے اس کے بھی آپ نے ٹیسٹ کرنا تقریباً چھوڑ دیے ہیں، کیونکہ جو پیسنجر باہر سے آ رہے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے پاکستان میں وجہ بھی وہی بنی، اگر آپ ایران کی بات کریں، اگر آپ باقی بات کریں جو کہ یورپین فلائٹس آئی ہیں جو کہ ہمارے پنجاب کے علاقوں میں جائے، اگر آپ جیلم، لالا موسا، منڈی باؤدین یہ علاقے دیکھیں جہاں پہ لوگ جو ہے یورپ میں رہتے ہیں، پھر اگر آپ ہمارے کے پی کے علاقہ دیکھیں جہاں پہ لوگ سعودی اور یو اے میں رہتے ہیں، وہ جو فلائٹس آئیں اس میں بھی کافی جو ہے پیشنٹ جیسے آئے اپنے علاقوں میں گئے اور پھر وہ چیز جو ہے کورونا کا پھیلا۔ ہمارے لیے خوش قسمتی یہ تھی کہ خاص کر کے پی کے میں، پنجاب کے رورل میں تو تھا، کے پی کے رورل میں بہت کم تھا کورونا کی سچویشن، کووڈ کی سچویشن۔
لیکن جب ٹرانسپورٹ کھلی اور عید کا موقع آیا، پچھلی جب عید آئی، اس میں کچھ نہ کچھ علاقوں میں کورونا جو ہے وہ دیہاتی علاقوں میں بھی، رورل ایریا میں بھی پھیلنا شروع ہوا. ہاسپٹل کی کنڈیشن یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بالکل برابر یہ کہوں گا، خاص کر ہمارے علاقے میں، باقی علاقوں میں بھی سچویشن ہوگی، لوگ ہاسپٹل جانے سے کتراتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ہاسپٹل گئے، وہ کہتے ہیں ہمیں تو کورونا کے پیشنٹ میں ڈال دیتے ہیں، کوئی ڈیتھ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہم اس کو کورونا کے اس میں ڈال دیتے ہیں، کورونا کے. تو لوگوں نے ہاسپٹل جانا چھوڑ دیا، چاہے وہ کورونا کے پیشنٹ ہیں یا کورونا کے پیشنٹ نہیں بھی ہیں. باقی اگر ان کو مرض ہے، بہت ایمرجنسی نہ ہو تو لوگ ہاسپٹل بھی جانا انہوں نے چھوڑ دیا. لیکن کچھ ایسی سچویشن بھی ہیں، دیکھیں جہاں پر آپ ہاسپٹل جائیں، مطلب ہے کہ بڑے شہروں میں ہاسپٹل پہ اتنا رش تھا کہ آپ کو بیڈز بھی نہیں مل رہے تھے. اگر آپ جائیں پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی آپ کو بیڈز نہیں مل رہے تھے، سچویشن تھی. اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ ہم پہ وہ اٹیک کورونا کا نہیں ہوا جو کہ یورپین یا باقی ایسے علاقوں میں ہوا، جہاں پر انہوں نے اموات دیکھی، جہاں پر لوگوں کو ریجیکٹ کیا گیا. اس میں کل میں دیکھ رہا تھا ایران کے غالباً پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے کہا کہ شاید ہمارے جو ہے وہ پیشنٹ جو ہے کورونا کے اس عید پہ شاید زیادہ بڑھ جائیں. مطلب ہے کہ اب ایک فیز آ رہی ہے جو کہ عید کی فیز آ رہی ہے، جس میں ابھی آپ دیکھیں کہ منڈیاں لگ رہی ہیں. ہمارا بڑا سوپی ہے کہ جی بچے اور بوڑھے جو ہے وہ نہیں جائیں گے منڈیوں میں، یا جانوروں کے وہ نزدیک نہیں جائیں گے. لیکن آپ دیکھیں اپنے ماضی میں جو سوپی کی ایز اے نیشن، حکومت کی اپنی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، ایز اے نیشن میں آپ کو بتاتا ہوں، ایز اے نیشن میجورٹی ہم لوگوں نے اس سوپی کو فالو نہیں کیا ماضی میں بھی. آپ اگر مارکیٹس میں جائیں، آپ ایز اے کسٹمر جائیں، آپ جو بھی کریں وہ فالو نہیں ہوا. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہماری ایک روایت ہے اس عید پہ کہ بچے جو ہے وہ بکرا پکڑ کے گھوم رہے ہوتے ہیں، گھاس کھلا رہے ہوتے ہیں، دودھ کو اپنا پانی دے رہے ہوتے ہیں، یہ چیزیں دے رہے ہوتے ہیں. اور ہر محلے میں، ہر علاقے میں یہ چیز چل رہی ہوتی ہے، ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، ایک سالوں سے، اور مطلب ہے کہ کئی سالوں سے چل رہا ہے. اب وہ ٹرینڈ آپ کیسے اس کو ختم کریں؟ یہ اور میں آپ کو یقین بتاؤں کہ میجورٹی جو رورل ایریا میں ہم دیکھیں، ہم میسیجنگ دینے میں ناکام رہے ہیں. ابھی بھی ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ کورونا واقعی ہے، کیا حکومت نے بنایا ہوا یا واقعی کورونا، یہ بھی سوالات ہوتے ہیں. شیخ صاحب بھی اپنی کانسٹیٹوئنسی میں جاتے ہوں گے، یہی سوال ان سے بھی ہوتے ہوں گے کہ جی واقعی کورونا ہے بھی صحیح کہ نہیں، کہ آپ لوگوں نے کورونا بنائے ہوئے. تو بہت سی ایسی چیزیں، یہ ہماری میسیجنگ صحیح نہیں ہوئی. میں سمجھتا ہوں جب میسج لوگوں تک صحیح نہیں پہنچے، اس لیے یہ کوشچنز ابھی بھی جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں ہم سے. اور یہ ذمہ داری آپ کس پہ عائد کریں گے فیصل صاحب کہ میسیجنگ ٹھیک نہیں ہوئی؟ دیکھیں میسیجنگ تو اب میں کہوں گا، دیکھیں ہر کسی پہ ہے. سب سے پہلے ذمہ داری حکومت کی ہے. دیکھیں آپ کے پاس پی ٹی وی ہے، آپ کے پاس باقی چینلز ہیں، آپ کے پاس ریڈیو اسٹیشنز ہیں، آپ کے پاس ایف ایم ریڈیوز ہیں، آپ کے پاس ایک پوری منسٹری ہے جس میں آپ کے پاس فنڈز ہیں جو کہ آپ دیتے ہیں، اشتہارات دیتے ہیں. پرائیویٹ چینلز کو اشتہارات دیتی ہے ہماری منسٹری، انفارمیشن منسٹری. چاہیے یہ تھا کہ ان کی طرف سے ہوتا، پھر یہ میسیجنگ لوگوں نے اپنی طرف سے دیا ہوگا. جیسے میں نے ایک میسج ریکارڈ کرایا تھا، میں نے اپنی لینگویج میں سرائکی میں بھی اور پشتو میں ریکارڈ کرایا تھا. ایسے باقی لوگوں نے کرایا تھا. ہمیں میڈیا چینلز نے کہا کہ آپ ایک شارٹ میسج ریکارڈ کر کے تاکہ ہم اپنے چینلز پہ چلائیں. تو یہ ہر کسی نے کی، لیکن اس پہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ مطلب ہے کہ ہر کسی کی ذمہ داری تھی. ہمارے مطلب ہے کہ جیسے آپ ہیں، آپ مطلب ہے کہ آپ پی ٹی وی پہ ہیں، آپ کے ویورز ہیں، آپ کو ایک مطلب ہے جیسے میسیجنگ دیتے ہیں، یا ہم اپنے حلقے میں میسیجز دیتے ہیں، ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہیں. ٹھیک ہے، بالکل سلیکٹیو ہے، لیکن اوور آل ہیڈ جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ چیف ایگزیکٹو یا وہ جو ہے اس وقت اس ملک کے وہ جو کہتے ہیں ماں باپ ہے، وہ تو حکومت ہی ہوتی ہے. اس کے بعد کلیکٹیو یعنی اجتماعی ایک ہماری یہ ذمہ داری تھی جو ہم نے پوری کرنی تھی. اور غالباً وی مسٹ آل ایڈمٹ کہ کہیں نہ کہیں اگر یہ فلا اس میں آیا ہے. عامر ضیاء صاحب، سر آپ فرمائیے گا، اب آپ نے دونوں ویوز پولیٹیکلی تو سنے ہیں. ایک مجھے بلکہ یاد پڑتا ہے آن اے لائٹر نوٹ، وہ جو ندیم افضل چند صاحب نے اپنے کسی دوست سے کوئی میسیجنگ اس حوالے سے کرنے کی کوشش کی تھی، اینڈ دین اٹ وینٹ وائرل آل اوور دا پلیس. تو یہ بھی ایک میسیج ہی تھا، خیر وہ جو کورونا وائرس کے حوالے سے پہنچا رہے تھے. تو اب آپ فرمائیے گا کہ جو کورونا وائرس کی اسٹریٹجی کیا پاکستان اسپیسیفک بہتر رہی ہے، یا یہ جو پری میچور آپٹمزم کی بات کی جا رہی ہے، آپ اس کو بھی پری میچور کہیں گے، یا آپ کہیں گے کہ نہیں جی وی آر ان اے بیٹر پوزیشن، ہم کہہ سکتے ہیں آپٹمسٹک ہو سکتے ہیں سیفلی اسپیکنگ؟ اور ایک فیصل صاحب نے ایک اور نقطہ اٹھایا ہے کہ لوگ ریلکٹنٹ بھی ہیں اسپتالوں میں جانے میں. یہ بات درست ہے، کچھ ایسے کیسز یقیناً رپورٹ ہوئے تھے، ویڈیوز وائرل ہوئی تھی جہاں پر لوگ کسی اور مرض کے لیے اسپتال جاتے تھے لیکن ان کو زبردستی کووڈ وارڈ میں اور کووڈ کا پیشنٹ بنا کر پورٹرے کر دیا جاتا تھا. جو میں نے اس وبا کا
कोई परफेक्ट सोल्यूशन किसी के पास नहीं है दुनिया में, और आप जितना भी कर लें तो उसमें कहते हैं ना 19-20 की कसर रह जाएगी कि उसको जो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसकी मैसेजिंग कैसे करना है, पैगाम कैसे देना है, इंतजाम कैसा करना है। तो यकीनन वो आप कहते हैं ना समाजी, उसके अंदर जितनी भी आप एफर्ट कर लेते हैं 2-4 आप इससे हमेशा पीछे पड़ते हैं। लेकिन अगर आप इसका हम ओवरऑल देखें कि जितना आप याद करें कि शुरू में हमारे यहाँ एक सनसनीखेजी फैलाई गई थी और जितना पैनिक फैलाया गया था, उसके मुकाबले में देखें और सब बड़ा एक कहते जोरों शोर से तफसील हो रही थी कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और यहीं से हमारी ये बात शुरू हुई थी। तो लेकिन जब हमें पता चला कि हमारी जो रियलिटी है कि हम चाइना जैसा एक मुनज़्ज़म मुल्क नहीं है, हम कम्युनिस्ट मुल्क नहीं है कि जहाँ पर लोगों को उनके घरों के अंदर जो है रेजिमेंटेड किस्म से उनको घरों में बिठा कर उनको घर में खाना पहुंचा सके, उस तरह की मुनज़्ज़म सोसाइटी हमारी है नहीं। हमारी ऑब्जेक्टिव रियलिटी कुछ और है, और ना ही हम मगरबी ममालिक की तरह के अमीर ममालिक है, ना ही हम सऊदी अरब की तरह बादशाहत है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ जो है इलिबरल किस्म की डेमोक्रेसी है, और उसमें जो है चीजें कुछ न्याना रवि से चल रही हैं। तो उसमें जाहिर है कि हमारे माशी चोरियाँ जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। तो उसको देखते हुए अगर मैं कहूँ कि जो अगर हमारा जितना पोर्ट्रेट किया जा रहा था कि नुकसान होगा, और जितना हम डरे हुए थे, हमारे में मीडिया जो था वो बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव हुआ था, वो गलत भी नहीं था। और उसी तरह हमारी जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें थी, तो नतीजे में अगर आप देखें, जैसे आपने खुद अपने इंट्रो में कहा, खुदा का शुक्र है कि उतनी बुरी सूरत हाल नहीं हुई कि जो आप देखते हो कि बाद मगरबी ममालिक, तरक्याफ्ता ममालिक, जहाँ पे आप कहते हो कि इल्म आगाही ज्यादा है, जहाँ पर हेल्थ पे ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, उतना सिलसिला हमारे यहाँ नहीं हुआ। तो ये एक खुश आइन बात है, एक बात। तो दूसरी बात है कि गोइंग फॉरवर्ड ये जो एक है ना कि एक आपको कितना ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, कितना रजायत पसंद हमें होना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो अपने वक्त वो कहते हैं कि दौरान जंग कभी आप खुदा की शादियाने नहीं बजाया करें, क्योंकि वो अच्छा शगुन नहीं होता। तो मेरे ख्याल में हमें खुदा की शादियाने बिल्कुल नहीं बजाने चाहिए। हमें जो है वो जो बार बार, चाहे वो हुकूमत के लोग हों, चाहे वो मीडिया के लोग हों, पब्लिक ओपिनियन मेकर्स हों इस खिलाफ के, वो लोगों को कहें कि जी ठीक है खौफजदा होने की बात नहीं, लेकिन हमें एहतियात का दामन नहीं छोड़ना। और उसमें जब हम एहतियात की बात करते हैं तो हमारी एक तबका तो बड़ा आंखें बंद करके अमल करते हैं उन पर, लेकिन फिर हमारे यहाँ क्योंकि कुछ हमारी माशरती मजबूरियाँ ऐसी हैं, हमारे मतलब लोग जो है मजहब से लोगों की लगावट बहुत ज्यादा है, और इतनी ज्यादा है कि मतलब है वो कहते हैं ना कि अगर उलमा कराम भी कह रहे हैं और साइंस भी कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे एहतियात है, क्योंकि हमारे मजहब में नरमी है। हमारे मजहब में वो नहीं होता है कि आपको मतलब है जहाँ पे जान से खतरा देखते हैं तो हम एहतियात करते हैं। तो वो चीज जो है वो बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस मुबारक है इसमें। जी मैं वही आप बिल्कुल उसको है, बेशुमार हमारे पास ऐसी मिसालें हैं कि हम लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन वो क्या किया जाए, उसके बावजूद भी कोई कंप्लाइंस नहीं है मजहबी तौर पर, ये बात है। यस हाँ, तो हमारे यहाँ पे वो जो बात चीजें जिनका मजहब से भी ताल्लुक नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ वो रिवायतन मजहब के तरीक से जानी जाती है, उसकी भी हमारे यहाँ एक वो वजह है कि हम किस तरह से उस चीज को करें। कि मतलब है कि ईद उल फित्र हमें सादगी से मनानी चाहिए थी, किसी ने नहीं लिख के दिया कि जी आपको जरूर जाके शॉपिंग करनी है। बिल्कुल बकरीद अब आ गई है, तो आप जो है दुनिया भर के मुल्कों में इज्तिमाई कुर्बानी होती है, आप रियासत को पैसे दे देते हैं, घर घर के सामने बकरा नहीं बंधा हुआ होता, भैंस नहीं बंधी हुई होती, गाय नहीं बंधी होती, तो हमारे एक अलग चलन है। और आप याद करें कि यूएई में आप चले जाए, वहाँ पे आम दिनों में जब पेंडेमिक नहीं भी था, उस वक्त भी वो लोग इस चीज की इजाजत नहीं देते थे कि पूरे शहरों को कुर्बानगाह बना दे। तो ये हमारी एफर्ट अगर गवर्नमेंट अपनी रिस्क को एनफोर्स करे, और इसी तरह जो है चाहे वो और बल्कि ईद उल फितर तो ईद सऊदी अरेबिया में बहुत सादगी से मनाई गई थी, बाकायदा कर्फ्यू इम्पोज किया था इस मौके पर। आमिर साहब अलाउ भी, मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, मैं फिर दूसरे और तीसरे मौजू पे भी आऊंगी, और अगर आपने कोई बात मुकम्मल करनी है इस मौजू पे भी तो मैं फिर दैट टू आइल ये भी उसमें हम करेंगे कि आप उसको कंप्लीट कीजिएगा। आफ्टर अ ब्रेक नाज़रीन, स्टे विद अस। अवाम के वोट की ताकत अवामी नुमाइंदों को इक़्तिदार के हवालों तक पहुंचा सकती है, और अवाम की खातिर किए जाने वाले फैसलों के समरात अवाम तक पहुंचाना इन्हीं नुमाइंदों का फर्ज है। इन्हीं अवामी नुमाइंदों से पूछेंगे सवाल और करेंगे अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात, अवामी मसाइल के हल की बात, अवाम से अवाम तक। देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 8:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर।
वेलकम बैक नाज़रीन। वहीं से रिज्यूम करते हुए आमिर साहब, अगर कोई बात आप प्लीज मुख्तसरन इसको कंप्लीट कर लें अपने लास्ट नुक्ते को, ताकि फिर दूसरे और तीसरे मौजू पे हम क्विकली बढ़ें। बस मुझे तकरीबन बात मुकम्मल हो गई। यही बात है कि हमें जो है कहते हैं ना कि हुकूमत को कुछ जगह पर अपनी रिट कायम करनी चाहिए और वो सख्ती से करे। तो बकरीद का मसला आ गया है तो इस बात की ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ बहुत एक केओस हमारी सोसाइटी में, लेकिन अगर हम ये कर सकें, हम सऊदी अरब से सीख सकें, हम मुत्तहिदा अरब इमारात से सीख सकें, तुर्की से सीख सकें कि वहाँ पर क्या होता है, कुर्बानी किस तरह होती है, तो उसी पैमाने पर दें। आप बिल्कुल बिल्कुल ईजी को पैसे दे दें, शिफा को पैसे दे दें, हुकूमत को फंड बना ले उसमें पैसे दे दें, तो हमें बकरे लेके अपने घर के सामने बांधने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि फसाइद भी देख रहे हैं। इसी तरह जुलूसों, चाहे वो जुलूस सियासी हो चाहे मजहबी हो, तो उसमें भी अगर मतलब हमारे यहाँ उसको भी लोगों ने अपनी नाक का मसला बनाया हुआ है, तो वहाँ पर भी हमें एहतियात की जरूरत है। और वो मतलब है कि उसकी भी अगर हमारी जगह नहीं होती तो हमें एहतियात करें उस मामले में। और ये बहुत अजीब सी बात है, ये गालिबन ये एक दोहरे मयार की बल्कि बात है कि हम इधर ईरान या सऊदी अरेबिया को हमारे तमाम मजहबी एतबारों से बहुत फॉलो करते हैं, वहां पर जो चीज होती है उसकी एग्जैक्ट यहाँ पर तायीद की जाती है मजहबी तौर पर। लेकिन जब ऐसे मामलात आते हैं जो कि एक आपके अंदर की कोई जो ख्वाहिशात हैं या जो आपकी अपनी बनाई हुई रिवायात हैं उनके मुतरादिफ होते हैं, तो बहुत बेपनाह रेजिस्टेंस उस बात पे, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। नाज़रीन, मूविंग ऑन टू द सेकंड टॉपिक क्विकली, ये जो SAPMs की अब नेशनैलिटीज और एसेट्स पब्लिक किए गए हैं, बाकायदा वेबसाइट पर मौजूद हैं काबीना डिवीजन की, और सैटरडे को ये जब से मामला हुआ है तब से ये बहुत हर तरह से सुर्खियों का बायस है। तो अगर फैसल साहब आपसे इस बात का आगाज कर लें, आज तो अपोजिशन भी पूरे इस मूड के साथ पार्लियामान में आई कि जी इस मुद्दे को आप लोगों ने हर तरह से उठाना है, इस पर बहस करनी है, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनली मैं आपसे सर बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशनली जरा फरमाइएगा, आप बिल्कुल जनाब इमरान खान वजीर आजम के पुराने बयानात आप उनसे मैच कर रहे हैं इस वक्त चीजें, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग तो कोई कदगन नहीं है अगर कोई SAPM और ड्यूअल नेशनल कोई SAPM बनता है। और बल्कि आपको याद होगा, कोई बहुत पुरानी बात नहीं, ये भी एक बीच में अभी 2018 के बल्कि इंतखाबात में भी ये कोशिश की जा रही थी कि बैरून मुल्क जो हमारे पाकिस्तानी हैं रेमिटेंसेज में बेपनाह हमारे पास कंट्रीब्यूट करते हैं, हर तरह की उनकी कंट्रीब्यूशंस हमारे मुश्किल वक्त में आती हैं, तो वो भी कोशिश थी कि 2018 के इंतखाबात में वो वोट भी दे सकें। देखिए मोना, मैं आपकी बात मान ली, मैं इमरान खान साहब की पिछली स्टेटमेंट में भी नहीं जाता कि जो उन्होंने अपोजिशन के दौर में जो बात की थी उस पर मैं नहीं जाता, लेकिन मैं उस पर जाऊंगा कि जब चौधरी इफ्तिखार साहब ने जब चीफ जस्टिस थे उन्होंने एक फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट में डुअल सिटीजन के ऊपर। मैं भी मान लूं कि ठीक है जी वो इलेक्शन लड़के नहीं आते, लेकिन वो देखें आपके कैबिनेट के हिस्सा तो हैं, इस कैबिनेट में जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन हो रही होती हैं उसको वो हिस्सा हैं। आप कैबिनेट मीन्स कि आप वज़ीर-ए-आज़म साहब को मशवरा देते हैं, मशवरा है कि आप कैसे मशवरा भी हो सकता है और आपके मशवरे पे ही वज़ीर-ए-आज़म अमल दरामद करता है। अगर वज़ीर-ए-आज़म अपनी मर्जी पे करता तो फिर कैबिनेट की क्या जरूरत थी, फिर आपकी मशवरों की क्या जरूरत थी, फिर खुद फैसले करते। तो लिहाजा हम ये बात कर रहे हैं, देखें आपके इस वक्त सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं वो डुअल सिटीजन है, उन्होंने देखें उन्होंने और बाकी स्पेशल असिस्टेंट ने उन्होंने पाकिस्तान के आइन के नीचे हल्फ नहीं लिया, कुछ ऐसे मतलब है कि, और वो कैबिनेट मीटिंग में बैठते हैं, कैबिनेट में बहुत चीजें डिस्कस होती हैं। अब माजी में आप देखें, माजी में हमने वज़ीर-ए-आज़म इंपोर्ट किए, उन्होंने अपने एड्रेस दिए प्राइम मिनिस्टर हाउस के, ठीक है, जब वो वज़ीर-ए-आज़म से उतरे फिर पता चला जी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हमने चेक किया इस नाम को शख्स था, उसका आईडी कार्ड कैंसिल कर रहे हैं। हमने ऐसे वज़ीर-ए-आज़म की रिपोर्ट किया जिनके आईडी कार्ड भी नहीं थे और ज्यादा आईडी कार्ड खत्म भी हो गए। तो मतलब ऐसी चीजें पाकिस्तान में इस किस्म के बहुत से डर हैं। लेकिन देखें माजी में पीपल्स पार्टी के दौर में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया था कि आप नहीं रह सकते, आप ठीक है हम इलेक्शन लड़के आते हैं, हम MNA बनते हैं, हम मिनिस्टर बनते हैं, वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं, लेकिन जो स्पेशल असिस्टेंट या एडवाइजर जो आते हैं वो चलो 5 एडवाइजर वज़ीर-ए-आज़म साहब रख सकते हैं विद द रैंक ऑफ फेडरल मिनिस्टर, जो कि पार्लियामेंट के सेशन अटेंड करते हैं, लेकिन SAPM को विद द स्पेशल अप्रूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वो हमारे कैबिनेट की मीटिंग भी अटेंड कर सकते हैं। अब वो कैबिनेट की मीटिंग भी अटेंड करते हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग भी अटेंड करते हैं, और फिर जो है उनके अब देखें उनके आपने चलो एसेट्स तो 2 साल बाद आपने वेबसाइट पे ले आए हैं, लेकिन वो भी पूरी डिटेल उनके नहीं है, ये पता नहीं है कि ये एसेट उनके कौन से अकाउंट में कौन से नहीं है, ये चलो ये भी हो जाएंगे। लेकिन ये चीज करना, अगर ये मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती तो अभी तक मेरे ख्याल में उनसे इस्तीफे भी तलब कर गए होते, उन्होंने शायद इस्तीफे भी दे दिए होते और उनको जो है शायद क्या दिया होता कि आपने अपने जितने भी पिछली मराहत है तनख्वाह वो भी जमा करा ले। लेकिन इस मुल्क में दो चीजें नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मदीने की रियासत में तो सुना कि इंसाफ होता है और कानून सबके लिए बराबर होता है। अब ठीक है वज़ीर-ए-आज़म साहब ने माजी में जो है शायद सियासी स्टेटमेंट दे दी हो, जज्बाती स्टेटमेंट दे दी हो, लेकिन ये चीज पीपल्स पार्टी के साथ हुई है।
باقیوں کے ساتھ بھی ہوئی ہے. اب ایک فیصلہ ہے کہ آپ ڈوئل سٹیزن ہیں تو آپ کو اگر ایڈوائزر بننے کا, آپ کو اسپیشل اسسٹنٹ بننے کا اتنا شوق ہے تو پھر قربانی دے دیں, پھر آپ چھوڑ دیں وہ شہریت اس ملک کی. وہ جو پیسے جو کہ خان صاحب کہتے تھے کہ آپ کے پیسے جو ہیں وہ لیں اس ملک میں انویسٹ کریں, تو آپ رول ماڈل بنے نا. آپ اپنی کابینہ سے, آپ کابینہ کے ممبران سے وہ چیزیں یہاں پہ کروا لیں تاکہ ہم بھی کہیں گے خان صاحب آپ ہمارے رول ماڈل بنے, اور ابھی باقیوں کو بھی, باقی سیاسی جماعتوں کے بھی جو کابرین ہیں, جو ان کے ورکر ہیں, سب کو ملے. میرا آپ سے میں سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ایز اے فرسٹ اسٹیپ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات ایک تو ریویل کیے گئے ہیں, باقاعدہ کابینہ ڈویژن کی ویب سائٹ پر ڈالے گئے ہیں, بہت عرصے سے یہ مطالبات آپ لوگوں کی طرف سے بھی آ رہے تھے, کچھ صحافیوں کی طرف سے بھی آ رہے تھے, تو اب تو پہلے ان کو فار اے فرسٹ اسٹیپ تو یہ ہے نا کہ ان کو ریویل کیا گیا ہے. اور دوسری بات, ابھی جو آپ نے تمام اعتراضات اٹھائے ہیں, اگر ہم نے ان چیزوں کو دور کرنا ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ بطور ایسے پی ایم بھی نہیں ہونا چاہیے ڈیول نیشنلز کو, تو کیا آپ کی جماعت کسی آئینی ترمیم کو اس میں کرے گی, کوئی پش اپ کے جی کوئی آئینی ترمیم پھر اس پہ کر لی جائے؟ دیکھیے بالکل آئینی ترمیم ہم بالکل کریں گے, ہم آئیں گے, لیکن پھر بھی دیکھیں ہمارے پاس میجورٹی پارلیمنٹ میں موجود نہیں. اس وقت حکومتان جماعت پی ٹی آئی ان کے اتحادی جماعتیں ہیں. لیکن میں مثال دے رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے, دیکھیں گیلانی صاحب کو کیوں ہٹایا گیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ آئین میں وزیر اعظم کے پاس کیا اختیارات ہیں, یہ اختیارات ہیں. اب میرے پاس یہ اختیار, آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ اب مجھے کہہ رہی کہ آپ بولیں, اس کے بعد شیخ صاحب بولیں گے, پھر میرے تیسرے بھائی بولیں گے, آپ کے پاس اختیار ہے نا. اب آپ کو مطلب ہے کہ میں کہوں کہ آپ مجھ سے پوچھ کے اپنے اختیار استعمال کریں, میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی انٹرپریٹیشن اس اختیار کی کیا ہے, تو یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں ہوں گی اگر یہاں پر کورٹ کے معاملات اور لیٹیگیشن کی بات آ جاتی ہے تو. لیکن اس کا کوئی اس کے علاوہ حل نہیں ہے. یعقوب صاحب آپ کیا اس پہ فرمائیں گے؟ ایک تو یہ جو کچھ سوالات اٹھائے ہیں کنڈی صاحب نے, اس کا بھی جواب فرمائیے گا کہ حساس معاملات پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی بھی ڈیول نیشنل کا عمل دخل ہے اور وہ ڈائریکٹلی چیزوں کو لک آفٹر کر رہا ہے تو یہ ان کے لیے ایک باعث تشویش ہے. اگر آپ پریویسلی دیکھیں جو پریویس گورنمنٹ تھی تو اس میں بھی یہی ہوتا تھا. اور پھر ہوتا یہ کہ دیکھیں جب اگر آپ بات کریں گے کہ ایز اے الیکٹڈ ممبر, اور پھر میرے سے سوال پوچھیں گے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ یس ویٹیج اس بات کی ہے کہ جو الیکٹڈ ممبرز ہیں وہ لوگوں کے نمائندے بھی ہوتے ہیں اور اکاؤنٹیبل بھی ہوتے ہیں, اور پھر وہ پاکستان میں ہی رہتے ہیں, انہوں نے جواب بھی دینا ہوتا ہے, وہ ہر سوال کا جواب بھی وہ دینے کے لیے موجود ہوتے ہیں اور پاکستان میں ہی رہتے ہیں. تو یہ ایک فیکٹر ایسا ہے جس کے بڑی ایک بحث شروع ہے, اور میرے خیال میں بحث کے بڑے اپنے اپنے معنی کے حساب سے اپوزیشن بھی لے رہی ہے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھیں جو نیشنل اسمبلی کے جو ممبرز الیکٹڈ ہیں آف کورس وہ چونکہ ذمہ دار ہوتے ہیں اور پھر رہنا بھی انہوں نے یہاں پہ, تو لوگوں کو جواب بھی دینا ہوتا ہے, گورنمنٹ کا بھی حصہ ہوتے ہیں, تو وہ یہاں پہ موجود ہو کہ ان کی زیادہ ایک ذمہ داری بنتی ہے جو پارٹ آف دا کیبنٹ ہوتا ہے. بٹ اسٹل ایسے لوگ جو میں کہوں گا کہ جو پروفیشنلز ہیں اور جن کی ایکسپرٹیز اگر نیشنل اسمبلی کے ممبرز میں نہیں ہے تو وہ چند ایک اگر پرائم منسٹر کی میرے خیال میں پریروگیٹو ہے کہ وہ رکھ سکتے ہیں, تو اس میں تو میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے. اور باقی قانون کا معاملہ ہے تو قانون کے معاملے تو میں خیر نہیں بول سکتا کہ قانون کیا کہتا ہے. پولیس سب جیسے کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس نے کہا ہے تو وہ ظاہر وہ قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا اور اسی کے حساب سے آگے چلے گا. اور یہ ابھی جو ڈکلیریشن آف دا ایسٹس ہے یہ بھی ایک پارٹ ایسا ہے کہ آج تک ایسا ہوتا تھا. ترمیم ہونی چاہیے کیونکہ اگر الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں, پارلیمان میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں, ظاہر ہے کوئی بھی ڈیول نیشنل, لیکن ایسے پی ایم بن سکتے ہیں, تو یہ ایک معاملہ ایسے ہے جس کا تقاضا تو آئینی ترمیم سے ہے. آپ کا اس پہ پرسنل ویو کیا ہے؟ کیا یہ چیز آپ کو لگتا ہے دور ہونی چاہیے کہ یہ دونوں کے لیے ایک ہی سٹینڈرڈز ہوں؟ دیکھیں قانونی جواز پیدا ہونا بہت ضروری ہے, ادروائز تو یہی کوشچن ہوں گے اور اس کوشچن کے ہمارے پاس جو ہے آنسر نہیں ہوگا. تو اگر قانونی جواز پیدا ہو جائے تو پھر اس کے بعد میرے خیال میں یہ سوال بذات خود ختم ہو جائے گا. تو میرے خیال میں وہ ضروری ہے کہ وہ قانونی راستہ اگر ان کی ضرورت ہے تو اس کا قانونی راستہ اختیار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے عامر فیاض صاحب, واٹس یور ٹیک سر؟ اب آپ کا اس پہ کیا خیال ہے؟ بہت سی اس پہ ویسے بھی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ مسلسل ایک موضوع بحث بنا ہوا ہے جب سے یہ ریولیشن ہوئی ہے. پھر دوسری جو ایک آرڈیننس کی بات بھی فیصل صاحب نے کی ہے, وہ تو اگر ابھی ایکسپائر بھی ہو جائے, کیونکہ آرڈیننس تو ویسے بھی محدود مدت کے لیے ہے, تو وہ تو الٹیمیٹلی پھر پارلیمنٹ میں ہی جانا ہے, جو ایکچولی بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تمام معاملات پارلیمان میں جانے چاہیے اور وہاں پر ان پہ بحث ہونی چاہیے. تو یہ تو پھر الٹیمیٹلی وہیں پر جانا ہوگا, اور آرڈیننس از ٹو ایکسپائر ان آئی گیس اے فیو ڈیز ناؤ. مونا بات یہ کہ ہماری بیانیے میں تو بہت تضاد ہے. ایک تو جو بیرون ملک پاکستان کے ہیں ہم کی خاطر کرتے ہیں اور یہ ان کی کہ پاکستان مشکل میں ہو وہ ریمیٹنسز بھیجیں, تفصیلات دیں.
पैसे भेजें, जब हम उनसे चंदा मांगे तो वो कहते ना चंदा भी करें। फिर साथ हमारे यहाँ ये भी कोशिश हो रही है कि जो हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी है उनको वोटिंग के राइट्स भी मिले, ठीक है ना, तो ये भी एक हम लोग चाहते हैं। लेकिन साथ साथ हम जब कोई उनके कहते हैं दोहरी शहरियत के लोग जो हैं उनको हुकूमती ओहदे मिलते हैं तो उसके ऊपर जो है हम लोग एकदम उनको समझते हैं कि वो बैरूनी मुल्क के एजेंट हैं। तो पहले तो मेरे ख्याल में हमें कौमी एक बड़ी सेंसिबल बहस होनी चाहिए, जज्बाती बहस नहीं होनी चाहिए, कि हम एक बार तय कर लें इस चीज को कि हम उनको किस तरह से वो करते हैं। हमारा कानून अगर दोहरी शहरियत रखने की इजाजत देता है, या तो हमारी हो ना कि आपने किसी और मुल्क की शहरियत ली तो पाकिस्तानी शहरियत खत्म हो गई, अगर हम उनको दोहरी शहरियत की इजाजत देते हैं, हाँ, जैसे इंडिया में है कि आप नहीं रख सकते हैं। हाँ नहीं, हम लोग हमारे रियासत जो है वो दोहरी शहरियत की इजाजत देती है ना, दोहरी शहरियत हम रख सकते हैं, बरतानिया के सिटीजन हो सकते हैं और पाकिस्तान जैसे इंडिया में है कि आप नहीं रख सकते ड्यूअल, आप सिटीजन नहीं हो। जी, बाद मुल्कों में हमने इजाजत दी है ना, जब हमने इजाजत दी है तो या तो इजाजत चाहते हैं कि हमने इजाजत दी, हकूक का तयन करें। अच्छा, फिर जब हम हकूक कहते हैं हमने इजाजत दी उनको शहरी बनाने की, तो हमारा आइन कहते हैं कि तमाम शहरी बराबर हैं, उसमें हम कोई ये नहीं, उसमें हम तफरीक नहीं कर सकते कि मूना जो है वो ज्यादा शहरी और मैं कम शहरी हूँ, ठीक है ना, आपके हकूक जो मुझसे ज्यादा होंगे। तो फिर जो अगर वो शहरी है तो उनको मुकम्मल हकूक होंगे, या अगर वो शहरी नहीं है तो नहीं है। तो आप इस चीज को पर तय करने हमारे जो कानून के लोग हैं, इस मसले को लोग जो है हमारे सियासतदान बदकिस्मती से एक मुतनाज़ा मसला बना रहे हैं, रबिन करते बिला वजह कि जी ये अब यकीन हो सकता है उसमें ऐसे भी हो कि जब आप बैरून मुल्क चले जाते हैं तो आपकी बता रही हूँ जो हवाले से शुबा हो सकता है लोगों को, और दूसरे बाज लोग मतलब है उनकी लॉयल्टी कहीं और भी जा सकती। तो आप एक सेंसिबल डिबेट करके वंस एंड फॉर ऑल आप इस मसले को हम तय कर दें, समेट दें, और जरा वो पार्लियामान के अंदर हुए उससे पहले जो कमेटीज में ये बातें हो रही हो ताकि इस पे वो हो सके। जी आप कुछ कह रही हैं? राइट, बिल्कुल, एक तरफ इसको किया जाए और जबकि यूनिफॉर्मिटी का तकाजा है तो राइटली सो के अगर फिर तो ये कि वो पार्लियामेंट में जाके कंटेस्ट भी कर सकते हैं इलेक्शंस। खैर ये तमाम इस पे एक कैंडिड डिबेट जरूर होनी चाहिए। एंड क्विकली टू द थर्ड टॉपिक नाज़रीन, तीसरे मौजू पे आते हुए, ऑपोजिशन बड़ी जमातों के दरमियान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान होने वाले राब्ते, क्या जो ट्रस्ट डेफिसिट है खास तौर पर इन दो बड़ी जमातों में, जो कि पहले भी हमने देखा है बहुत सारे मौकों पर खुल के भी सामने आया, कभी वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन, पीएम इलेक्शन, या सेनेट में जो अदम एतमाद की तहरीक लाई गई थी सेनेट चेयरमैन के खिलाफ, इन तमाम मौके ये हमारे सामने हैं। लेकिन अब क्या इसमें कोई मुख्तलिफ चीज एक्सपेक्ट की जाए? वेरी शॉर्ट कमेंट्स फ्रॉम एवरीवन, स्टार्टिंग फ्रॉम आमिर साहब, आप पहले इसका जवाब फरमाइएगा। तो मुना दूसरा है ना कि न खंजर उठेगी न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। बाकी के हिस्से खिलाफ में पोस्चरिंग बहुत है। हम जब हिस्से खिलाफ की बात करते हैं हम उसको यूनिट समझते हैं, हम उसके अंदर जो तजादात है वो हमें नजर नहीं आते। लेकिन पीपल्स पार्टी कभी इस बात की इजाजत नहीं देगी कि फीमेल नून उसका कहते हैं ना उसका कंधा इस्तेमाल करके इक़्तिदार में चली जाए, ना ही नून लीग इस बात की इजाजत देगी, ना ही नून लीग इस बात की इजाजत देगी कि पीपल्स पार्टी उसे इस्तेमाल कर ले। तो असल हमारे यहाँ जो इशू है, हमारे यहाँ जो इशू है वो ये कि आप आवाज सुन पा रही है मेरी? हेलो? जी जी बिल्कुल आमिर साहब, यू आर लाउड एंड क्लियर। जी मैं माफ कीजिएगा, मैं रुक गया था। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे इशू ये कि हम इन तजादात को इग्नोर कर देते हैं। फिर दूसरी बात है कि दोनों बड़ी पार्टीज के सिस्टम में स्टेक्स हैं, और वो पीपल्स पार्टी अगर फर्ज करें कोई ब्रिंकमैनशिप करेगी तो उस वक्त करेगी जब उसे यकीन हो कि उसकी जो हुकूमत सिंध है वो महफूज है, और जब अगले मतलब कोई अपसेट होता है तो उसके नतीजे में उसका हिस्सा जो इक़्तिदार में कम ना हो जाए। उसी तरह नून लीग जो है वो मुल्क की दूसरी बड़ी सियासी जमात बनती उभरी है पंजाब में भी और वहां में भी, तो वो भी इस तरह से कोई मेरे ख्याल में ब्रिंकमैनशिप गुरेज करेंगे। लेकिन कह रहे कि क्योंकि इसके खिलाफ है उनकी पोस्टरिंग बहुत ज्यादा लाउड रहेगी, वो मैं समझता हूँ रहेगी। लेकिन कोई चाहते कि लोग जो है इनके कहने पे सड़कों पे निकलेंगे, मैं मतलब ये बड़ा कब्र वक्त होगा भी कहना, क्योंकि एक हुकूमत का एक होता है कि इसकी पॉपुलैरिटी के ग्राफ होता है, फिर लोग हमारे जैसे मुल्कों में मीडिया पीछे लगा रहता है, बड़ा वाइब्रेंट हमारे यहाँ मीडिया है, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पॉलिटिकल फोर्सेस बहुत ज्यादा है, पोलराइजेशन बहुत है, तो डिस्क्रेडिट होना हुकूमत शुरू होती है, उसके बाद भी उसका जो डिक्ले होता है वो भी एकदम नहीं हो जाता। तो मैं समझता हूँ बहुत कबलस वक्त है कि जो लोग समझते हैं कि थोड़ा सा कबलस वक्त है। जी
राइट फैसल साहब, आप फरमाइएगा क्या ये बात दुरुस्त है, क्योंकि ये भी तो नून लीग भी तो आप पे क्रिटिसिज्म करती है। आप एक तरफ कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब, आप तवक्को करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब बाकायदा इन पर्सन आएंगे, और कितनी शमूलियत की तवक्को है शहबाज शरीफ साहब की आपकी जमात की तरफ से, और क्या ये बात दुरुस्त है कि आप सिंध में भी अपने स्टेक्स को मद्देनजर रख के काम करेंगे कि जब तक आपकी सिंध हुकूमत महफूज है तब तक आप ठीक हैं, लेकिन उसके अलावा आप कोई अदम एतमाद या कोई भी तहरीक नहीं चलाने को तैयार है? देखिए मोना, पहली बात तो ये है कि अपोजिशन हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो होता है, अपनी चीजें होती हैं। हुक्मरान जमात भी सब मौजूद है, उनके भी एलाइज हैं, कभी आपस में लड़ रहे होते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी चलता रहता है। अपोजिशन जो आपने बात की कि जी शहबाज शरीफ साहब पर्सनली शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे, हमारी ख्वाहिश है और हमारी दुआ है कि खुदा उनको सेहत दे, और जो भी बीमार हैं, पॉलिटिशियंस हैं या पाकिस्तान के शहरी हैं, जो भी बीमार हैं उनको खुदा सेहत दे। हमारी ख्वाहिश होगी कि वो एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन अपना एक रोल प्ले करें, वो आएँ। और खुद उन्होंने कहा था इसको थोड़ा प्रोलॉन्ग करने के लिए कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं खुद इसमें जो है वो APC का मैं हिस्सा बनूं, और मैं खुद इसको पर्सनली जो है उसको मैं आऊँ और बैठूं। दूसरी बात यह है कि देखें बिल्कुल देखिए हमारा और PMLN का माजी में एक बहुत बड़ा एक सफर रहा है, जो कि हमारे बड़े आपस में इख्तलाफात भी रहे हैं। फिर हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन की, फिर हम कुछ अरसे के लिए एलाइज भी रहे, हमारी जब हुकूमत थी, फिर हमारी जो है वो रास्ते जुदा हो गए। पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल चीजें होती हैं। आज देखिए हुकूमत की बहुत उतार चढ़ाव आपके बाकी जमातें हैं, वो भी हमारे साथ थे। इनके साथ जो फ्रंट लाइनर थे माजी में जो हमारे वज़रा थे वो जिनके साथ हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज में तोड़ तरह कभी आप एक के एलाइज होते हैं, कभी दूसरे के एलाइज होते हैं। जहाँ तक मेरे भाई ने बात की कि जी रोडों पे देखें, कोरोना की वजह से 2-3 महीने पॉलिटिक्स थोड़ी सी ठंडी थी, लोग नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर आप देखें कि रोडों पे आना, आज आप देखें कि आज बिजली का जो हाल है, आज अगर जो गैस का हाल है, आज बाकी चीजों आज कल ही अद्वियात महंगी हुई हैं, जो महंगाई और बेरोजगारी का हाल है, लोग तैयार बैठे हुए रोडों पे आने के लिए। ये तो खुशकिस्मती है कि थोड़ा सा कोरोना है तो थोड़ा सा लीवरेज हुई है। लेकिन हमारी ख्वाहिश होगी कि अपोजिशन की जमातें 1 पॉइंट एजेंडा पे जो है इकट्ठे, उसमें बहुत सी चीजें हैं। अब देखते हैं पॉलिटिकल लीडरशिप बैठेगी, जो फैसले करती है। ये तो अपोजिशन देखें एजेंडा तय करना, अपोजिशन की लीडरशिप ने क्या करना है, हुक्मरान जमात ने अपने लिए तय करना है, उनके अपने लाइफ के साथ, हमने अपोजिशन के लाइफ के साथ। याकूब साहब का भी इस पे आखिरी पॉइंटर, याकूब साहब ब्रीफली प्लीज मुख्तसरन फरमाइएगा, क्या कोई आपको टफ टाइम दे पाएंगे, क्योंकि कुंडी साहब तो कह रहे हैं कि लोग भी तैयार हैं, अवाम तैयार है रोडों पे आने को उनके साथ? नहीं, ऐसा नहीं है। अवाम रोडों पे आने को तैयार नहीं है, खुद भी रोडों पे आने को तैयार नहीं है। अपोजिशन वाले, आपको पता है कि इसमें जो कंपोजिशन है अगर आप देखेंगे तो उसमें वो लोग भी हैं जो अपनी पार्टियों में रह के अपनी सीट भी नहीं जीत सके, तो वो भी अपोजिशन पार्टी में बैठेंगे। तो मेरे ख्याल में उनके लिए बड़ा भारी होगा कि वो ये समझते हैं कि वो किसकी नुमाइंदगी करते बैठे हुए, और फिर वो अपोजिशन में बैठेंगे। और बात ये मोना कि देखिए ये अपोजिशन पार्टीज अपने अपने एजेंडा के हिसाब से आई हैं, और इनका एक अलग-अलग इनका जाविया है, अलग-अलग रास्ते हैं, और ये किस पॉइंट के ऊपर इकट्ठे होने जा रहे हैं। जबकि अवाम ने देख लिया कि एक गवर्नमेंट जिसकी पूरी टीम को एक ऑनेस्ट और एक डेडिकेटेड शख्स लीड कर रहा है, वो तो एक जवाब है नहीं कि वो आके उसके अगेंस्ट बातें करें। बाकी मुझे तो सूरत हाल नजर नहीं आती कि इनके पास एजेंडा क्या होगा, कि जैसे खुद कुड़ी साहब फरमा रहे हैं कि कोरोना की वजह से वो एजुकेट नहीं कर पा रहे, तो गवर्नमेंट कोरोना की वजह से मर जाए। हमारी मुश्किलात, हमारी जो इकोनॉमिक डिफिकल्टीज है वो हम भी फेस कर रहे हैं, और हम उसके साथ नबर आजमा हैं इस वक्त। तो मेरे ख्याल में कोई बात बनती नहीं है कि ये लोग इकट्ठे होंगे। पहले तो अपनी थिंकिंग में पॉलिटिकल पार्टीज है ये एक जा नहीं है, और फिर अगर बैकग्राउंड में जाके देखें तो कितने इख्तलाफात थे, और वो वीडियो क्लिप्स भी आप अगर आप देखेंगे तो आप हैरान होंगे ये कहाँ इकट्ठे हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी चीज नजर आने वाली नहीं है, आपको कोई तवक्को नहीं है कि ये 2 जमातें इकट्ठी होंगी। और नाजरीन, मुझे इसी असल में बात पर वाइंड अप करना पड़ेगा। खैर दोबारा इस चीज को कभी ऑन बोर्ड रखेंगे, लेकिन फिलहाल तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया, याकूब शेख साहब, फैसल करीम कुंडी साहब और जनाब आमिर रियाज। थैंक यू अगेन टू एवरीबडी। नाजरीन, सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ।